जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपीपीसीएल की अगर बात की जाए, इसमें TG2, AE, JE जो नॉन टेक्निकल पदों पे जो वैकेंसी आनी है, अगर बात की जाए जिसमें सिलेबस जो है नॉन टेक्निकल की अगर बात करें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चूंकि हर तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो नॉन टेक्निकल में जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूपीपीसीएल के अलावा अगर कोई और भी एग्जाम देते हैं, अगर जीके जीएस है वहां पे, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी साथियों का मैं जयेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नों के साथ हम क्या करेंगे, पूरी थ्योरी भी यही कवर करते हुए चलेंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। साथियों, तो पहला प्रश्न रहा आपके सामने, वार्षिक उत्सव मेरा हौचो गबा किस राज्य से संबंधित है? देखिए, उत्सव से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। साथियों, क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि हौचो गबा जो महोत्सव होता है, पहाड़ी जनजाति और घाटी जनजाति के बीच में आपसी संबंध है ना, आपस में संबंध बरकरार रहे, जिसके लिए यह महोत्सव हर वर्ष आयोजित होता है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर जो 7 सिस्टर है उसमें से क्या है? मणिपुर भी है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य है। मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। अगर बात की जाए त्रिपुरा की, साथियों अगर बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की याद रखना साथियों, आपसे पूछा जा सकता है उनाकोटी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उनाकोटी महोत्सव कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ याद रखिएगा साथियों, लोसर। अगर बात की जाए लोसर महोत्सव की, तो अरुणाचल प्रदेश और हार्नबिल का तो आप सभी जानते होंगे, फेमस महोत्सव है जिसका नाम है हार्नबिल। क्या है? हार्नबिल। तो हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। तो प्रश्न था हौचा गबा किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। लेकिन त्रिपुरा की बात करें तो उनाकोटी, और लोसर की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें तो हार्नबिल। आइए साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पे है ना? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नील नदी के तट पे किसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए रोमन सभ्यता की, तो रोमन सभ्यता अगर बात की जाए रोम की, तो रोम जो है ये है क्या? राजधानी है। राजधानी किसकी है? इटली की है। किसकी राजधानी है? इटली की है। वही इटली है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे चुनाव जीतने के बाद। तो यहाँ पे इटली की हम बात करें, जिसकी राजधानी रोम है, और ये किस नदी के तट पे है? तो ये है आपकी टाइबर नदी पे। किस पे है? टाइबर नदी पे है। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के तट पे इसका जो है विकास हुआ। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि पूछा क्या गया है नील नदी का वरदान, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई का जो साधन है ना, वो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? नील नदी से मिलता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्योंकि मिस्र के बीचों बीच से होकर के प्रवाहित होती है, इसलिए नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। आई होप, हमें लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। साथियों, अगर बात की जाए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत, देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तांबे की, है ना, अगर तांबे की बात करेंगे तो 50% होता है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे तांबे के साथ साथ अगर हम जस्ते की बात करते हैं तो 35% है। जस्ते की बात करें तो 35%, और अगर निकल की बात करें तो 15%। यह बराबर कितना हो गया आपका? 100% हो गया। लेकिन वहीं इसमें चांदी की बात करें तो यहाँ पे चांदी नहीं है, अर्थात 0 आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है ना। तांबे की बात करें तो 50%, जस्ते की बात करें 35%, और निकल की बात करें तो 15%। आइए साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने,
वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं? देखिए ये प्रश्न जो है, देखिए पर्यावरण से प्रश्न है ना, या भूगोल से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अगर बात करें वैश्विक तापन की, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें साथियों, तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले तो ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। क्या है बच्चों, सूर्य है साथियों। अगर बात करें इसकी सूर्य की, है ना, ये क्या है, सूर्य है। देखिए यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी की, और ये क्या है, सूर्य है। अब देखिए, अब जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, है ना, सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो कहाँ पहुँचती हैं, पृथ्वी पे पहुँचती हैं। होता क्या है कि पृथ्वी पे घूर्णन के कारण, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूम जाती है ना, 24 घंटे में 23 घंटा 56 मिनट में क्या करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। तो ये जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, दिन में आती हैं, शाम को वापस जाने लगती हैं। तो जब ये वापस जाने लगती है ना, तो क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, जिसमें जो दादागिरी का काम करते हैं, जो प्रमुख गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है और भी गैसें हैं, लेकिन ये गैस क्या है, प्रमुख है GHG यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो ये गैसें क्या करती हैं, इन सूर्य की किरणों को रोकने का काम करती हैं, यानी आ तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं जाने पाती हैं। अब क्या होगा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आई हैं और वापस नहीं जा पाएंगी, तो पृथ्वी क्या होगी, तपेगी। पृथ्वी पे क्या होगी, तपेगी, गर्मी बढ़ जाएगी। तो जब पृथ्वी पे तपती है उसे क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, है ना, यानी सूर्य की किरणों से जब पृथ्वी पूरी तप जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर बात की जाए इसके लिए कौन अधिक जिम्मेदार है, तो कौन है, CO2 है ना। कौन सी जिम्मेदार हो जाएगी, सबसे ज़्यादा CO2 60%, इसके बाद मीथेन भी है 20%। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करती हैं, इन किरणों को रोकने का काम करती हैं, जिससे पृथ्वी तपती है, और जब पृथ्वी तपती है इसी को तो कहते हैं वैश्विक तापन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन क्या है, ये प्रमुख जिम्मेदार हैं, है ना। आप लोग अब सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अच्छा इससे होता क्या है, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जब बहुत अधिक गैसें हो जाएंगी, है ना, बढ़ेंगी, वैश्विक तापन होगा, तो इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तपेगी, है ना, तो जाहिर सी बात है वो अपना कुछ ना कुछ तो रूप दिखाएगी ही ना। इसकी वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। लेकिन आपका जो पूछा गया ऑप्शन नंबर ये, कौन अधिक जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष। आपको साथियों बताना है सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था, 2005 में, है ना। तो 2005 में क्या पारित हुआ था, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए हमारी कोशिश है कि हम बहुत कम समय लें और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको करवा सकें। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी। अगर बात की जाए डिजिटल की, तो आप लोग जानते ही होंगे ये प्रश्न कि जब से बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से डिजिटल इंडिया पे जोर दिया गया, और 2014 में सरकार आती है उसके बाद ही किया गया होगा। तो ऑप्शन में 2015 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपको क्या बताना है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है। साथियों आपको बताना चाहते हैं चैनल क्या होता है, समुद्र में जो है ना, समुद्र में जो गहरा समुद्र होता है यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। अब अगर चैनल की बात करें, है ना, तो चैनल की बात करें डिग्री, आप लोग जानते होंगे अक्षांश के बारे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 90 अक्षांश रेखाएं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 हैं, दक्षिणी में कितनी है, 90 हैं। तो अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो देखिए जो 10 डिग्री चैनल है, चैनल का मतलब हमने बताया समुद्र वाला क्षेत्र। अगर बात करें यहाँ पे जो रेखाएं हैं क्या है, चूंकि यहाँ पे पूरी की पूरी क्या है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे ही 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो किसके बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल जो है साथियों, है ना, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। आगे अगर बात की जाए अंडमान को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो कोको चैनल। कौन सा चैनल, कोको चैनल। यहाँ पे कौन सा चैनल है, कोको चैनल है। आगे अगर बात करें भारत को श्रीलंका से, तो पाक जल संधि, है ना,
पाक जलसंधि की बात करें तो पाक जलसंधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से अगर बात की जाए तो 8 डिग्री चैनल है ना, कौन सा चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो प्रश्न क्या था, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से कोको चैनल। वहीं बात करें भारत श्रीलंका के बीच क्या है, पाक जल संधि है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। आई होप समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ये आपका जो है संविधान से प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है ना। जगदीप धनखड़ कौन है, उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो संघ के हेड है ना। अगर कभी पूछा जाए कि संघ का हेड कौन होता है, तो कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री है ना। स्पीकर ओम बिरला इस समय है। तो जो प्रश्न था पदेन सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा, त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए आप लोग प्रैक्टिकल करके मत देखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे कौन सा दर्द नहीं करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा, मस्तिष्क नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं की क्या होती है, कमी होती है। यही कारण है कि अगर मस्तिष्क में सुई चुभाई जाए तो दर्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था किस पर आधारित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या की जाती है, खेती की जाती है, किसानी की जाती है। तो किस पे है, कृषि पे है। देखिए अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चतुर्थ पंचक भी है लेकिन वो भी तृतीयक के अंदर ही आता है। तो प्राथमिक में क्या आता है, कृषि एवं खनन है ना। कृषि हुआ, खनन हुआ, यानी जो खुदाई से दौरान मिलता है, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब किसमें आता है, प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या होता है, प्राथमिक से जिसका उत्पादन होता है उसका विनिर्माण करके और अधिक पैसा कमाया जाए, वो क्या है, द्वितीयक है। जैसे प्राथमिक में कृषि हो गया, खनन हो गया है ना। अब बात की जाए कृषि में, जैसे गेहूं है, अब गेहूं से ब्रेड बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक में। लोहे से कार बनाया जाएगा तो किसमें आएगा, द्वितीयक में। तो और तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक में क्या होता है, जो जितने सर्विस हैं, जितनी सेवा है, बैंक है ना, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है ना, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक में आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि पे उत्तर प्रदेश की क्या है, अर्थव्यवस्था ज्यादातर टिकी हुई है। साथियों एक जो हमारा छोटा सा प्रयास है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको बताना चाहते हैं, अभी जीके जीएस की है, धीरे धीरे इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। बस आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपको कैसे लगी आप हमें अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।